अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। मेरे कामिल उमैरा अहमद किस नंबर 19। माल रोड पर कितना रश था। आरिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इन दोनों सवालों के साथ साथ सलार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद इसके साथ क्या हो सकता था। इसने पलक झपकते में आरिफ को गले से पकड़ लिया। आरिफ का पांव बेइख्तियार ब्रेक पर आ गया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सलार ने इसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिब हवस बाख्तगी की हालत में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? इसने सलार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश में इसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डे यू टॉक लाइक दैट? सलार जवाबन गुर्राया। इसके हाथ एक बार फिर आकिब की गर्दन पर थे। आकिब की सांस रुकने लगी। इसने कुछ गुस्से और कुछ हवस बाख्तगी के आलम में सलार के मुंह पर मुक्का मारा। सलार बेइख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। इसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिब की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हारन पर हारन दे रही थीं। वो सड़क के विस्त में खड़े थे। ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ी इनसे नहीं टकराई। सलार दोनों हाथों से अपना जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दौड़ा हुआ था। आकिब ने अपने होशो हवास को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान ज़ेली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सलार तब तक सीधा हो चुका था और अपने हाथों की हथेली से होंठों और जबड़े को दबाए विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद पहले का इश्ताल अब गायब हो चुका था। आकिब ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे की तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले को क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज़ में बात करते करते इसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सलार की तरफ बढ़ाया। इसने सलार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सलार ने एक के बाद दीगी 2 टिश्यू निकाल लिए और होंठ के इस कोने को साफ करने लगा जहाँ से खून रस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिब ने कहा। सलार को हाथ साफ करते हुए दोबारा इयररिंग्स का ख्याल आया। इसने यकदम झुककर पायदान में इयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या? आकिब बात अधूरी छोड़कर इसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो इयररिंग, सलार ने मुख्तसरन कहा। आकिब बेइख्तियार चिल्लाया, क्या प्रॉब्लम है सलार? मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके इयररिंग्स हैं। मेरा प्रॉब्लम है ये इयररिंग्स या इसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। सलार यकदम रुक गया। इसे अपनी नामाकूल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए इसे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। आकिब माथे पर बल लिए इसको देख रहा था। तुम्हारा और सनोवर का कोई? आकिब बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था पिछली बार इसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज़ था जिसने इसे मुश्तइल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सलार ने इसे रुकने पर कहा। ओके फाइन। आकिब कुछ मुतमईन हुआ। तुम और सनोवर? वो फिर रुक गया। तुमने कहा था इसका नाम इमामा है। सलार ने गर्दन मोड़ कर इसका चेहरा देखा। आकिब को बेइख्तियार इसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। वहशत, बेचारगी, खौफ और वो हर तासुर लिए हुए थे। हाँ, इसने एक बार मुझे बताया था। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब इसने मुझे बताया था। इसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सलार ने मासूम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिब गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है। आकिब अब अटकने लगा। फेयर फॉल, काली आंखें हैं, बाल भी पहले काले थे, अब डाई किए हुए हैं। इसने और क्या बताऊँ? वो जिद हुआ। सलार ने आंखें बंद करके विंडो स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है इसका नाम। वो विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ा रहा था। पता नहीं, बाप का नाम तो नहीं बताया इसने, ना ही मैंने पूछा। आकिब ने कहा, इमामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाए। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब। मैं जिम्मेदार हूँ इस सब कुछ का। इस चीज़ की जिम्मेदार हो तुम। आकिब को तजस्सुस हुआ। सलार खामोशी से विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिब जवाब का इंतज़ार करता रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद सलार ने गर्दन मोड़कर इससे कहा, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। आकिब कुछ देर इसे देखता रहा और फिर वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कार में लाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा, फिर इसने कंधा उचकाते हुए कहा, इसका मोबाइल ऑफ है। पता नहीं वो घर पर मिले या ना मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूँ। इसके वो। आकिब चुप हो। आधे घंटे के बाद वो दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर खड़े थे। वहाँ पहुँचने तक इन दोनों में कोई बात नहीं हुई। आकिब अब इस वक्त को कोस रहा था जब इसने सलार को लिफ्ट दी थी। चंद बार हारन देने पर अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया। वो चौकीदार था। सनोबर घर पर है? आकिब ने इसे देखते ही पूछा। नहीं, बीबी साहिबा तो नहीं है।
वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकिब ने सलार को देखा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। आकिब इस आदमी के साथ अंदर चला गया। इसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको इससे बात करनी है? इसने अंदर बैठते ही पूछा। मुझे इससे मिलना है। आकिब दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सफ़र फिर इस खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सलार के लिए जगह नई नहीं थी। सिर्फ इस तकलीफ का एहसास नया था जो इसे इस बार हो रहा था। आज यहाँ ही है वो। किसी आदमी ने यहाँ कुछ लड़कियों को बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए। वो भी इन्हीं के साथ जा रही है। आकिब ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी तो उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब स्नोबर को तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ नहीं ला सकता। सलार बाहर निकल आया। वो आकिब के साथ एक बार फिर इन गलियों में जाने लगा। इसे अच्छी तरह याद था वो इस तरह की जगह में आखिरी बार वहाँ कब आया था। वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तजारत तब भी इसे ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। इसे बहुत अच्छी तरह याद था वो पहली बार 18 साल की उम्र में वहाँ आया था। फिर वो कई बार वहाँ आता रहा था। कई बार, बाज़ दफ़ा रक़्स देखने, बाज़ दफ़ा किसी मशहूर एक्ट्रेस की किसी महफिल में शिरकत के लिए, बाज़ दफ़ा इन गलियों में दरवाज़ों की खिड़कियों को चौबारों से लटकती झांक नीम बेरीना औरतों को देखने इसे अजीब सी खुशी मिलती थी। इन गलियों से गुजरते हुए वो वहाँ खड़ी किसी भी उम्र की किसी भी शक्ल की को चंद घंटों के लिए खरीद सकता था। वॉलेट से निकलने वाले चंद नोट वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को सर से पैर तक इसका कर देते। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मिट्टी में होना और किसे कहते थे। इसे सरशारी का एहसास हुआ। वो बाज़ दफ़ा वहाँ रात गुजारने के लिए इन औरतों के साथ जिनसे वो नफ़रत करता था, चंद रुपए की खातिर जिस्म फ़रोख्त करने वालियों के लिए वो इसके अलावा क्या जज्बात रख सकता था। और नफ़रत के बावजूद वो इन्हें ख़रीदता था क्योंकि वो ख़रीद सकता था। 18-19 साल की उम्र में इसे यकीन था कि इन औरतों में कभी कोई ऐसी औरत नहीं हो सकती थी जिससे इसका कोई ताल्लुक़ होता, खुश रिश्ता होता या मोहब्बत होती। इसकी माँ और बहन एलाइट क्लास की फ़र्द थी। इसकी बीवी को भी इसी क्लास की किसी घर से आना था। इसकी बेटी भी इसी क्लास की होती। रेड लाइट एरिया की औरतें इन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया था। इसे यकीन था उखड़ी गर्दन, उठी हुई ठोड़ी और तने हुए आबरू के साथ वो इस मखलूक से जितनी नफ़रत करता कम थी, जितनी तज़लील करता नाकाफ़ी थी। और अब किस्मत ने क्या किया था। 7 पर्दों में रहने वाली इस औरत को जिसके जिस्म पर वो किसी की उंगली के लम्स तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसे इस बाजार में फेंक दिया गया है। इससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो इसका गाहक था। और सलार सिकंदर ज़ुबान खोलने के काबिल तक नहीं था। आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता था। वो किसी से क्या कहता? क्या वो अल्लाह से कह सकता था कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर इसने ऐसा क्या किया था? इसने अपने होंठ बेच लिए थे। इसकी कपकपाहट को कैसे रोकता? इन उंगलियों में आने वाली कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता था कि इसके अपने घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी, किसी दूसरे मर्द की जेब में भरे हुए नोटों की ओज़ नहीं बक सकेगी। माँ नहीं, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई सलार सिकंदर की ज़ुबान हलक से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम इसकी बीवी थी। इसकी मनकूहा, एलाइट क्लास की वो औरत जिसका इस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सलार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मार्गला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दरख्त के पीछे बंधा हुआ पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास, इतने इलाके की सबसे अच्छी लड़कियाँ, कीमत भी ज़्यादा नहीं है। इसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, सलार ने मध्यम आवाज़ में इस पर नज़र डालते बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए? कोई ड्रिंक मैं सबको सप्लाई कर सकता हूँ। आकिब ने यकदम रोककर कदरे उखड़े हुए अंदाज में इस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा है ना कि ज़रूरत नहीं है, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? इस आदमी के कदम थम गए। सलार खामोशी से चलता रहा। इसका ज़हन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहाँ कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माजी एक फ़िल्म की तरह इसके नज़रों के सामने आया था। प्लीज़ तुम एक बार इसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। इससे कहो मुझसे शादी कर ले। इससे कहो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक नाम है। इसको तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नींद दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फ़ोन पर इत्मीनान के साथ इसको बिलखते सुना था।
हाय दाविद, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल अंसर के माथे पर बल पड़ गए थे। जलाल ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल इस वक्त इमामा और इसके बारे में क्या सोच रहा होगा वो अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकता था। इससे जाकर साफ साफ कह दो कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। वो जलाल अंसर का ये पैगाम सुनते हुए इमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। इसने चिंगम की बबल बनाते हुए इमामा को फ़ोन पर खबर दी थी। तुमने मुझ पर इतना एहसान किया है, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वो फ़ोन पर गिड़गिड़ा रही थी। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान ये तो नामुमकिन है। इसने जवाबन कहा था, तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सलार के हलक में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलाल अंसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने इसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं तो ये नहीं जानता था कि इमामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आ खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने इसके साथ ज्यादती की थी, इसे तलाक ना देकर, मगर मैंने फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ आकर फंसे। मैंने इसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने तो मजाक में ही सही, मगर इसे मदद की ऑफ़र भी की थी। मैं तो इसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस सब का। वो और अब जुमलों में वजाहत दे रहा था। इसके सर में सनसनाहट होने लगी थी। दर्द की एक तेज़ मगर मानूस सी लहर, मैग्रीन, आधे सर का दर्द का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका। होंठ भींचते हुए इसने अपनी कनपट्टी को मसला। दर्द की लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर इसने गली के बीचों खम को देखा। वो आंधी गली थी, कम अज कम इसके लिए और इमामा के लिए। इसने कदम आगे बढ़ाया। आकिब एक चौबारा नमा घर के सामने रुक गया था। इसने मुड़कर सलार को देखा। यही घर है। सलार का चेहरा कुछ और ज़्यादा बढ़ गया था। कयामत अब और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, नौबत ऊपर ही होगी, आकिब कहते हुए एक तरफ मौजूद तंगो तरीकी सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सलार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर लगी। वो बेइख्तियार झुका। आकिब ने मुड़कर इसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्ब लगवाने के लिए भी रवादार नहीं है। सलार सीधा हो गया। इसने आकिब का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियाँ बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थीं और इतनी तंग थीं कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था, और इसकी सिमट भी उखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बावजूद इनकी खस्ता हालत को जान सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, इस दीवार की सिमट भी उखड़ी हुई थी। सलार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुले हुए पट से आने वाली रोशनी ने सलार की रहनुमाई की थी। आकिब वहाँ कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाज़ा पार करके आगे चला गया था। सलार चंद घमों के लिए वहाँ रुका, फिर इसने दहलीज के पार कदम रखा और अब वो चौबारे में था। एक तरफ बहुत से कमरे के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरे के दरवाजे से वहाँ बंद खड़े ही नजर आ रहे थे। आकिब कहाँ गया था वो नहीं जानता था। इसने बहुत मोहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अब भी कोई दरवाज़ा खुलता और इमामा हाशिम इसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरा खुदा, मैं इसका सामना यहाँ कैसे करूँगा? इसका दिल डूबा। वो इन बंद दरवाज़ों पर नज़र डालते हुए चलता जा रहा था। जब इस पर बरामदे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे में से आकिब निकला। तुम यहाँ रह गए हो? वो वहीं से बुलंद आवाज़ में बोला। यहाँ आओ। सलार के कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई। सलार दरवाजे तक पहुँचने से पहले चंद लम्हे के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज़ बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए सर्द हाथों की मुठ्ठियाँ भींचते वो कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ आकिब एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिब से बातें कर रही थी। ये इमामा नहीं है? बेइख्तियार सलार के मुंह से निकला। हाँ, ये इमामा नहीं है, वो अंदर है। आओ। आकिब ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाज़ा खोला। सलार हमवार कदमों से इसके पीछे गया। आकिब अगले कमरे को भी पार कर गया और एक और दरवाज़ा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो स्नोबर, सलार ने दूर से आकिब को कहते हुए सुना। इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए इसका जी चाहा वो वहाँ से भाग जाए, अभी इसी वक्त, सरपिट इधर उधर देखे बगैर, इसके घर से, इस इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहाँ का रुख तक ना करे। इसने गर्दन मोड़ कर अपने उकब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सलार, आकिब ने इसे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़ते अंदर किसी लड़की से मसरूफ़े गुफ्तगू था। सलार ने थूक निकाला। इसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिब ने अपने पुश्त पर इसके कदमों की आवाज़ सुनी तो उस दरवाजे से हट गया। सलार दरवाजे में था। वो कमरे की विस्त में खड़ी थी।
ये है सनोवर। आकिफ ने तारुफ करवाया। सलार इससे नजरें नहीं हटा सका, वो भी इस पर नजरें जमाए हुए थी। इमामा बेहस और हरकत इसे देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ इमामा, आकिफ ने तस्दीक की। सलार घुटनों के बल जमीन पर गिरा। आकिफ घबरा गया। क्या हुआ, क्या हुआ? वो दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए सजदे में था। वो एक तवाइफ के कोटे पर सजदे में गिरने वाला पहला मर्द था। आकिफ पंजों के बल बैठा इसे कंधे से पकड़ कर हिला रहा था। सलार सजदे में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी, पानी लाओ। सनोबर घबराते हुए तेजी से बेड के सरहाने पर जग और गिलास की तरफ बढ़ गई और गिलास में पानी लेकर सलार के पास आकर बैठ गई। सलार साहब, आप पानी पिए। सलार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे इसे करंट लगा था। इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर इसने अपनी जीन्स की जेब से वॉलेट निकाला और पागलों की तरह इसमें से करेंसी नोट निकाल कर सनोबर के सामने रखता गया। इसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। इसमें क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाज़ों की दहलीज से ठोकर खाता हुआ बाहर निकल गया। आकिफ हक्का बक्का इसके पीछे आया। सलार, सलार क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? इसने सलार को कंधे से पकड़ कर रोकने की कोशिश की। सलार वहशत ज़दा इससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ ना लगाओ, मुझे जाने दो। बुलंद आवाज़ में रोते हुए हज़याती अंदाज में चलाया। इमामा से मिलना था तुम्हें। आकिफ ने इसे याद दिलाया। ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम। तो ठीक है, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो उल्टे कदमों अपने कंधा छुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिफ ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाया। इसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो सनोबर के कमरे में घुस गया। अभी भी हैरानी से नोटों की ढेर को देख रही थी। सीढ़ियाँ अब भी इसी तारीकी में थी, मगर इस बार जिस ज़हनी हालत में वो था, इसको दीवार की किसी सहारे की रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियाँ सीधी होती तो वो सीधा नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गोलाई ने इसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा। घुटनों और टखनों में उठने वाली टीसों से बेपरवाह इसने दोबारा इस तरह भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने इसे ज़मीन बोस किया था। इस बार इसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था कि इसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों से गिरने के बाद नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल आया था, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर इसके घर के बाहर थरे पर बैठ गया। इसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए बेइख्तियार इसे अबकाई आई। वो थरे पर बैठे बैठे झुक गया। वो अबकाइयाँ करते हुए भी इसी तरह रो रहा था। गली में गुजरने वाले लोगों के लिए ये सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबी और नशे ज़रूरत से ज़्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद ही सब कुछ किया करते थे। ये सलार का लबास और हुलिया था जो इसे कुछ मजहब दिखा रहा था, और इसके आंसू को वाविला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था। शायद तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता। गुजारने वाले तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए गुजर रहे थे। वो इसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हाल और हवाल जानने का रवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सलार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहाँ नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ इसके कंधों से उठा लिया गया था। कैसी अजियत से इसे बचा लिया गया था। तकलीफ देकर इसे आगाही दी गई थी। सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर इसे आगाही शनासा कर दिया गया था। इसे वहाँ देख कर वो इस हालत में जा पहुँचा था। वो इसे वहाँ देख लेता तो इस पर क्या गुजरती। इस अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपना खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं कर सकता था। इंसान को इंसान रखना इसे आता था, कभी गज़ब से, कभी एहसान से। वो इसे इसके दायरे में ही रखता था। इसे कभी अपनी ज़िंदगी के स्याह बाप पर इतना शतावा, इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। क्यों 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 आता था मैं यहाँ पर? क्यों खरीदता था मैं इन औरतों को? क्यों गुनाह का एहसास मेरे अंदर नहीं जागता था? वो चबूतरे पर बैठे दोनों हाथों से सर पकड़े बिलख रहा था। और अब जब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ तो अब क्यों ये तकलीफ़, ये झिन हो रही है मुझे? मैं जानता हूँ मुझे अपने हर अमाल के लिए जवाबदेह होना है, मगर ये एहसास यहाँ इस तरह ना ले। इस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ, इसे कभी बाजार में ना फेंक। वो रोते हुए रुका। कौन सा इंकशाफ कहाँ हो रहा था? मोहब्बत? गली से गुजरते लोगों को देखते हुए बेयकीनी से बड़बड़ाया। क्या मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? कोई लहर इसके सर से पैरों तक गुजरी। क्या ये तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है मुझे कि मैं इसके चेहरे पर साए लहराए थे? क्या वो मेरा पछतावा नहीं है? कुछ और है। इसे लगा वो वहाँ से कभी उठ नहीं पाएगा।
तो ये पछतावा नहीं मोहब्बत है जिसके पीछे मैं भागता फिर रहा हूँ। इसे अपना जिस्म रेत का बना हुआ लगा। इमामा फांस नहीं है, रोग है। आंसू अब भी इसकी गालों पर बह रहे थे और इस बाजार में इस औरत की तलाश में उठते मेरे कदमों में लर्जिश इसलिए थी क्योंकि मैंने इसे अपने दिल के बहुत अंदर कहीं बहुत ऊंची जगह पर रखा है, वहाँ जहाँ खुद मैं भी इसको महसूस नहीं कर पा रहा था। चेकमेट। 150 बैलेंस आईक्यू लेवल का वो मर्द मुंह के बल जमीन पर गिराया गया था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। कौन सा गम था जो वहाँ बैठा हरा हो रहा था? कौन सी तकलीफ थी जो सांस लेने नहीं दे रही थी? आईने ने इससे कहा, बेरीना क्या था? इसे क्या याद था? क्या लिया था? वो उठकर वहाँ से चलने लगा, इसी तरह बिलक बिलक कर रोते हुए। इसे खुद पर काबू नहीं था। के पास से गुजरने वाले नज़रों की भी इसे परवाह नहीं थी। इसे अपने वजूद से कभी इस तरह की नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। वो रेड लाइट एरिया की ज़िंदगी का सबसे स्याह बाब था, ऐसा स्याह बाब जिसे वो खुरच कर अपनी ज़िंदगी से अलहदा नहीं कर पा रहा था। वो एक बार फिर इसकी ज़िंदगी में आकर खड़ा हो गया था। कई साल पहले वहाँ गुजरी रातें अब बलाओं की तनाई से घेरे हुई थी। वो इनसे फरार हासिल नहीं कर पा रहा था और अब जिस खौफ ने इसे अपने आसार में ले लिया था वो तो अगर इमामा इस बाज़ार में आ गई होती तो। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी मगर कोई और। इसके सर में दर्द की एक लहर उठी। मैगजीन अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। इसका ज़हन बैठ गया था। गाड़ियों के हॉर्न और लाइट्स ने इसके दर्द को और बढ़ा दिया था। फिर इसका ज़हन किसी तरीके में उतर गया था। किसी ने हल्का सा कहका लगाया, फिर कुछ कहा। एक दूसरी आवाज़ ने जवाबन कुछ कहा। सलार सिकंदर के हवास आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे थे। मुज़माहिल थकन ज़दा मगर आवाज़ों को शनाख्त करता हुआ ज़हन बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसने आंखें खोली। इसे हैरानी नहीं हुई, इसे यही होना चाहिए था। वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक के एक कमरे में एक बेड पर था, बेहद नरम और आरामदेह बेड। इससे कुछ फासले पर फुरकान किसी दूसरे डॉक्टर के साथ हल्की आवाज़ में बातें कर रहा था। सलार ने एक गहरा सांस लिया। फुरकान और दूसरे डॉक्टर ने गर्दन मोड़ कर बातें करते इसे देखा, फिर दोनों इसकी तरफ चले आए। सलार ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। आंखें खुला रखना इसे मुश्किल लग रहा था। फुरकान ने पास आकर नरमी से इसके सीने को थपथपाया। कैसे हो अब सलार? सलार ने आंखें खोल दी। इसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, सिर्फ चंद लम्हे खाली और ज़हनी के आलम में इसे देखता रहा। फाइन, इसने कहा। दूसरा डॉक्टर इसके नब्ज देखने में मसरूफ था। सलार ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। फुरकान और दूसरा डॉक्टर आपस में एक बार फिर गुफ्तगू में मसरूफ हुए थे। इसे इस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। बाकी सब कुछ वैसा ही था। एहसास जुर्म, पछतावा, आकिफ, स्नोबर, इमामा, रेड लाइट एरिया, सब कुछ वैसा ही था। इसका दिल चाहा काश वो भी होश में ना आता। कोशिश की, इसके मुंह से कराह निकली, इसके टखने। और दो सलार साहब, अब कुछ तफसीली गुफ्तगू हो जाए आपके साथ। इसने फुरकान की आवाज़ पर आंखें खोल दी। वो इसके बेड के बिल्कुल करीब एक स्टूल पर बैठा हुआ था। दूसरा डॉक्टर बाहर जा चुका था। सलार ने अपनी टांगों को समेटने की कोशिश की कि मुंह से कराह निकले। इसके टखने और घुटनों में शदीद दर्द हो रहा था। इसकी टांगों पर कंबल था, वो इन्हें नहीं देख सकता था मगर इसको अंदाज़ा था कि इसके टखने और घुटने पर कुछ लपेटा हुआ है। अपने कपड़ों में भी नहीं था बल्कि मरीजों के मखसूस लिबास में था। क्या हुआ है? सलार ने बेइख्तियार कराह की टांग सीधी करते हुए कहा। ट्रेन एंगल, दोनों घुटनों और कॉल पर कुछ खराशी और सूजन मगर खुशकिस्मती से कोई फ्रैक्चर नहीं। बाजू और कहनियों पर भी कुछ ब्रूसेस, खुशकिस्मती से फिर भी कोई फ्रैक्चर नहीं। सर के बाएं पिछले हिस्से में छोटा सा सॉकेट, थोड़ी सी ब्लीडिंग मगर सीटी स्कैन के मुताबिक कोई सीरियस इंजरी नहीं। सीने पर भी रगड़ की वजह से मामूली खराश है। मगर जहाँ तक तुम्हारा सवाल का ताल्लुक है कि क्या हुआ है तो ये तुम बताओ कि क्या हुआ है। फुरकान किसी माहिर डॉक्टर की तरह बात करते हुए बोला। सलार चुपचाप से देखता रहा। मैं पहले समझ रहा था मैग्रेन का अटैक इतना शदीद था कि तुम बेहोश हो गए थे मगर बाद में तुम्हारा चेकअप करने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं है। क्या किसी ने हमला किया था तुम पर? वो अब संजीदा था। सलार ने एक गहरा सांस लेते हुए सर को झटका। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे, बल्कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम्हारे बजाय किसी आदमी ने वो कॉल रिसीव की। वो इस वक्त फुटपाथ पर तुम्हारे करीब था, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इसने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया। अच्छा आदमी था। मैंने इसे कहा कि वो तुम्हें किसी टैक्सी में करीबी हॉस्पिटल ले आए। वो लेकर गया, फिर मैं वहाँ पहुँच गया और तुम्हें यहाँ ले आया। प्लीज़ देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।